ओके सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 ये वापस रिवाइज करेंगे बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट, सो वी हैव टू रिवाइज दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास अरेंजमेंट दिया है विच कंसिस्ट ऑफ 5 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर। हर एक प्लेट का एरिया सेम दिया है और डिस्टेंस बिटवीन consecutive successive plates is d। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको पूछा है p एंड q में। तो आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ वापस। तो क्या करना कि कॉल दिस एज प्लेट नंबर 1 और बेसिकली द थिंग इज जस्ट अ मिनट। तो ये जो अरेंजमेंट है आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट अगेन एट सम प्लेस। सो दिस इज वन प्लेट, दिस इज अनदर प्लेट, और एक प्लेट है और एक यहाँ पे प्लेट है, एंड यू हैव दिस लास्ट प्लेट, 5 प्लेट्स। तो एरिया सबका सेम है, नहीं दिख रहा होगा तो भी अज्यूम कर लेना दैट ऑल ऑफ दिस हैव एरिया सेम। पहला और फोर्थ प्लेट कनेक्टेड है, थर्ड एंड फिफ्थ दे आर कनेक्टेड। तो यहाँ से Q और यहाँ से P ऐसा कनेक्शन दिया हुआ है। ओके गुड। देन एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि क्या करना होता है, इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो। प्लेट भले ही एक है बट प्लेट देयर आर 2 साइड्स ऑफ ईच प्लेट। तो दिस इज 5, दिस इज 6, 7 एंड 8 ऐसा। यू आर सपोज्ड टू डू लाइक दिस। अब हमको पहले तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहां से मैंने एक P पॉइंट बता दिया, देन यहाँ पे एक Q पॉइंट बता देते हैं। अब एज यू कैन सी P plate is directly connected to number 1 and number 6 and 7. Okay, तो नंबर 6 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ये, इफ यू सी। तो P प्लेट से आप डायरेक्टली यहाँ पे जो एक प्लेट दिखाओगे दिस इज नंबर 1, और यहाँ पे जो दिखाओगे इट विल बी नंबर 6। डायरेक्ट कनेक्शन है। ओके गुड। या एक ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज अनदर वे आल्सो। ओ सॉरी, P इज नॉट हियर, P मैंने गलत जगह पे दिखाया है। तो even a very small mistake can end up in a mess। तो ठीक है, P यहाँ नहीं है, P is here। तो फिर ठीक है, this is P। ओके गुड। अब P जो है इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्लेट नंबर 2 and 3। P point connected to 2 and 3, 2 and 3। तो 2 and 3, right? Good। Then 2 और 1 में एक कैपेसिटर है, तो 2 और 1 में एक कैपेसिटर है। ओके और 1 नंबर प्लेट जो है इट इज कनेक्टेड टू नंबर 6 and 7। तो 1 नंबर इज कनेक्टेड टू 6 and 7 वाया दिस। ओके तो 1 नंबर इज कनेक्टेड टू 6 and 7, 6 and 7। 6 और 5 के बीच में एक कैपेसिटर, 6 और 5 के बीच में एक कैपेसिटर, 7 और 8 के बीच में एक कैपेसिटर। और आप देख रहे हो 5 नंबर और this 8 number they are connected to Q, they are connected to Q। हो गया राइट। अब 3 और 4 में एक कैपेसिटर, तो 3 और 4 में एक कैपेसिटर, और 4 is connected to Q, 4 is connected to Q। ये हो गया आपका सर्किट रेडी। तो पहले आपको सबसे पहले ऐसा सर्किट बनाना जरूरी होता है। यू हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ सर्किट।
देन आपको पता है कि किसी भी दो पैरेलल प्लेट्स में एयर है और हर एक का एरिया और डिस्टेंस सेम है। हमको पता है कि ये कैपेसिटर सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, मतलब सबका कैपेसिटेंस सेम है। तो इफ आई एनालाइज इट, तो मुझे दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और इन दोनों को हटा के मैं एक सिंगल पैरेलल कैपेसिटर लगा सकता हूँ, दैट इज सी प्लस सी, क्योंकि पैरेलल कैपेसिटेंसेस इन पैरेलल दे जस्ट ऐड अप। तो मैं सी और सी ऐसा लगा सकता हूँ 2C। तो आई कैन सिंप्लीफाई द सर्किट फर्दर बाय, यहाँ पे एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटी सी, यहाँ पे एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटी 2C, यहाँ पे एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटी सी, तो Q एंड P। ओके, देन अब ये दोनों सीरीज में है, हमको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हो, CS इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, मतलब C 2C अपॉन C प्लस 2C, मतलब ये आएगा 2C/3। इसका मतलब फाइनली यू हैव P और Q के बीच में दो कैपेसिटर्स है आपके पास, एक है 2C/3 और एक है सिर्फ C। और देन फाइनली मैं इन दोनों को भी रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटर लिख सकता हूँ P और Q के बीच में, तो दैट विल बी नॉट रेजिस्टेंस बट कैपेसिटर, but that will be 2C. Finally it will be 2C/3 plus C, 2/3 plus 1, 2/3 plus 1 5/3 होता है ये, तो ये आ गया 5/3 इंटू C। और आपको पता है कैपेसिटेंस की वैल्यू व्हेन इन एयर इज A epsilon 0/d, तो ये आ जाएगा आपका 5/3 A epsilon 0/d। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास आंसर आ गया। So this is how we solved this particular question. Next question, और वो लास्ट क्वेश्चन वाज रिपीटेशन, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी कल किया था। आई जस्ट वांटेड टू रिपीट इट वंस। अब 42, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो आपको डायग्राम दिया है A और B, इसमें टोटल 4 कैपेसिटर है, 4। This is 1 capacitor here, this is 2 here, 3 and 4, right? So there are 4 capacitors। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि how many capacitances are there। So there are C1, C2, C3 and C4, ऐसे 4 कैपेसिटर है वहां पे। उसमें से C1, C2, C3 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। C1, C2 and C3 are in parallel। आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि सीरीज कब होता है, पैरेलल कब होता है। अगर मेरे पास ऐसे प्लेट्स है, ओके, तो ये बन गया आपका C1, ये बन गया C2, ये बन गया C3। तो इन सच केसेस दीज आर इन सीरीज, दीज आर इन सीरीज, मतलब आप कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में और प्लेट्स डालते जा रहे हो, देन इट इज इन सीरीज। बट अगर आप कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में you are putting plates like this, तो ये C1, C2, C3 it is in parallel। आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हो, वैसे you can also show it this way, ऐसा भी कर सकते हो आप, राइट। तो C1, C2 and C3, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि C1, C2, C3 they are in parallel combination। तो you can say पहले तो C1 क्या आएगा वो लिख लो, हमको पता है, क्या पता है हमको, जनरल फॉर्मूला फॉर C इज इक्वल टू K A epsilon 0/t, ये जनरल फॉर्मूला है। तो C1 के लिए हम लोग लिखेंगे K की वैल्यू 3 दी हुई है, तो 3
A is A by 3, तो A by 3 epsilon 0 अपॉन D की वैल्यू D by 2, तो D by 2। तो ये आपको मिल जाएगा C1 यहां से कैंसल कैंसल 2A epsilon 0 by D। हमको पता है A epsilon 0 by D, this is the capacity of a capacitor। A epsilon 0 by D, this is the capacity of capacitor in air। तो मैं लिख सकता हूँ 2 times of C air, because as I told you, since C air is A epsilon 0 by D, where plate area is A and distance between two plates is D, ऐसा लिख सकते हो। Similarly C2 you can write, C2 is K2, K2 की वैल्यू 6 है, एरिया की वैल्यू A by 3 है, epsilon 0 D की वैल्यू D by 2 है। ओके, तो 1 जा एंड 2 जा, तो ये आपको मिल जाएगा 4A epsilon 0 by D। मतलब इसको लिख सकते हो 4 times of C air। सिमिलरली आप C3 कर सकते हो, C3 is K3 which is 9, okay, A by 3 epsilon 0 by D by 2, 1 जा 3 जा, तो ये आ जाएगा 6 times, so C3 is 6 times of C air, right? Similarly C4 you can find out, C4 is K की वैल्यू 2 है, एरिया ऑफ द प्लेट A है यहाँ पे epsilon 0 by D by 2 ऐसा आएगा ये, तो this also turns out to be 4 times of C air, right? अब हमको पता है कि C1, C2 and C3 are in parallel, therefore you can have this C parallel equal to C1 plus C2 plus C3। इसको C पैरेलल बोल दो, C डैश बोल दो, आपको जैसा बोलना है वैसा बोल दो। C1 C2 C3, C1 की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ C एयर, C2 की है 4 टाइम्स ऑफ C एयर, C3 है 6 टाइम्स ऑफ C एयर, तो दैट इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ C एयर, राइट? तो मतलब ये सर्किट अगर मैं ड्रॉ करूं तो इट लुक्स लाइक दिस, कि क्या क्या पैरेलल में, पहले वो देख लो पैरेलल में क्या क्या है। पैरेलल में है C1, C2, C3, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है ये है सीरीज में विद C4, ऐसा है ये। तो दिस इज C1, C2, C3, C4, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, राइट? तो हमने क्या किया, हम लोगों ने इतना पार्ट हमने पहले सॉल्व करके लिया है, दिस इज सॉल्व, दैट इज CP, C पैरेलल बेसिकली, राइट? दिस इज CP। देन अब as I told you that CP and C4 are in series, therefore final equivalent CS is CP into C4 upon CP plus C4। तो CP अभी हमने देखा it is 12 times of C air, whereas 12 times of C air, whereas C4 was 4 times of C air upon 12 plus 4 is 16 times of C air। एक एक कैंसल, 1 जा 4 जा 1 जा 3 जा, तो 3 times of C air, and C air we already know it is 3, हमने लिखा था A epsilon 0 by D, तो 3A epsilon 0 by D, option number A। So this is how you can solve this particular question। So it is important for you to understand जब
हाउ प्लेट्स आर अरेंज्ड, जैसे मैंने ऊपर के सेक्शन में बताया आपको, जब एरिया का डिवीजन होता है तब कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं। मतलब व्हाट डू आई मीन इज, मेरे पास ये एक कैपेसिटर है, मैंने अगर एरिया ए है, अगर मैंने एरिया को डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो ये C1 ये C2 ये C3 दिवर इन पैरेलल। अगर मेरे पास सेम कैपेसिटर है, मैं अगर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है D, इसको डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब प्लेट ऐसा डाल रहा हूँ मैं, तो ये D/2 ये D/2, तो दीज आर इन सीरीज। ओके, तो सीरीज में कब, पैरेलल में कब, ये आपको पता होना चाहिए। So if you're dividing the area, then it is in parallel, and if you're dividing the distance between two plates, then it is in series. Good. Next question. Two metal spheres, one of radii capital R and the other of radii 2R. Both have same surface density, sigma. If they are brought in contact and separated, then the new surface charge densities one each of the sphere are respectively. तो हमारे पास दो मेटल स्फीयर है, एक का रेडियस r है, दूसरे का 2r है, दोनों पे सेम सरफेस डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। दोनों को कांटेक्ट में लाया और सेपरेट किया, तो न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटीज क्या होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बिफोर कांटेक्ट, मैं इसको दो केस में डिवाइड कर सकता हूँ। आई कैन से केस 1 व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिफोर कांटेक्ट। बिफोर कांटेक्ट आपको पता है सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब 4πr², क्योंकि स्पीयर है इसलिए 4πr² एरिया है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, आई कैन राइट फ्रॉम हियर इटसेल्फ दैट Q इज इक्वल टू सिग्मा 4πr²। तो हम लिख सकते हैं ऐसा, राइट। तो Q1 पहले स्पीयर पे जो चार्ज होगा दैट विल बी सिग्मा 1 नहीं लिखने वाला क्योंकि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम बोला है, 4πR² क्योंकि पहले केस में रेडियस r है। सिमिलरली Q2 दैट इज सिग्मा 4π2r का स्क्वायर, दैट इज 4 into 4 लाइक 16। तो ये आपका आ जाएगा सिग्मा 16πr², या फिर आप बोल सकते हो इसको इन शॉर्ट यू कैन से 4 टाइम्स ऑफ Q1, ऐसा भी बोल सकते हो दैट दिस इज 4 टाइम्स ऑफ Q1, so this is 4 times of Q1, ऐसा भी बोल सकते हो इसको। गुड। देन ऐसा है कि जब आप दो कंडक्टर्स को कांटेक्ट में लाते हो तो चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर ट्रांसफर होता रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो व्हेन टू कंडक्टर्स या फिर टू चार्जेस ऐसा बोल सकते हो, व्हेन टू spheres are brought in contact, charged spheres are brought in contact, then their charges are transferred until the potentials become equal, until the potentials become equal। जब तक पोटेंशियल इक्वल है तब तक चलता रहेगा ये। सो इन दिस केस यू विल हैव V1 equal to V2। ओके, देन पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, Q1 अपॉन 4πε0r, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला था, राइट। बट आई एम राइटिंग डैश हियर क्योंकि अभी आपने कांटेक्ट में रखा है इसलिए, तो चार्जेस ट्रांसफर हो गए होंगे, मतलब जो इनिशियल चार्जेस थे वैसा ही चार्जेस पे होगा, ऐसा जरूरी नहीं है।
Q2 dash upon 4 pi epsilon 0 2r, तो 4 pi epsilon 0 4 pi epsilon 0 कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया यहाँ से Q2 डैश इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q1 डैश। मतलब इनिशियली क्या था, Q2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ Q1 था, अभी कॉन्टैक्ट करने के बाद Q2 डैश इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q1 डैश आ गया। गुड। सो अब ऐसा है कि पूरी प्रोसेस में चार्ज तो कंजर्व्ड है, क्योंकि पहले जितना चार्ज था बाद में भी उतना ही चार्ज, सिर्फ इतना है कि एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पे चार्ज गया। सो सिंस द चार्ज इज कंजर्व्ड, since the charge is conserved, we have q1 plus q2 is equal to q1 dash plus q2 dash, राइट। तो ये लिख सकते हो आप, क्योंकि चार्जेस कंजर्व्ड है। ओके, और q1 हमको पता था, q1 तो q1 ही था, q2 था 4 टाइम्स ऑफ q1, q1 डैश तो q1 डैश है, q2 डैश 2 टाइम्स ऑफ q1 डैश है, तो मुझे मिल जाएगा 5q1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ q1 डैश, करेक्ट, राइट। मतलब इन शॉर्ट q1 डैश इज 5/3 टाइम्स ऑफ q1, और q1 को आप इन टर्म्स ऑफ सरफेस डेंसिटी लिख ही सकते हो, यू कैन राइट दिस एज 5/3, और q1 अगर आपको याद होगा तो ये था आपके पास सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। सो यू ऑलरेडी हैव दिस, देन ओके, देन q2 डैश भी आप लिख सकते हो इज 2 टाइम्स ऑफ q1 डैश, तो 2 टाइम्स ऑफ 5/3 सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। तो यह आ जाएगा आपका 10/3, तो Q2 डैश आपको मिल जाएगा 10/3 सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। तो देयरफॉर सिग्मा 1, हाउ डू यू फाइंड आउट सिग्मा, मैंने अभी यहाँ पे लिखा ही है। सिग्मा कैसे निकालते हो, सिग्मा आपके पास चार्ज अपॉन एरिया होता है ना। तो सिग्मा 1 मतलब इन द न्यू केस, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, इन द न्यू केस सिग्मा 1, आप चाहो तो डैश यूज करो, डजंट मैटर, सिग्मा 1 डैश इज Q1 डैश अपॉन एरिया ऑफ द कंडक्टर, है ना। तो पहले कंडक्टर का एरिया A1, तो Q1 डैश कितना है आपके पास 5/3 सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया तो चेंज नहीं होगा, कैंसल कैंसल, तो आपको मिल गया 5/3 सिग्मा। सिमिलरली सिग्मा 2 डैश विल बी Q2 डैश अपॉन A2, Q2 डैश कितना है आपके पास 10/3 सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये अपॉन आ जाएगा आपका 4 पाई, मतलब Q2 एरिया फॉर Q2 you must remember it is like 16 आर स्क्वायर, तो 2 आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 आर स्क्वायर आएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस, इसको सॉल्व कर लो, इट इज इजी थिंग। तो अगर इफ यू वांट आई विल जस्ट स्किप वन स्टेप, तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप को स्किप कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू राइट इट हियर। तो 16 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 1 जा 4 जा 2 जा 5 जा, तो 5/6 टाइम्स ऑफ सिग्मा, सिग्मा 2 डैश आ गया 5/6, सिग्मा 1 डैश आ गया 5/3, 5/3 एंड 5/6, ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, व्हाट वी हैव डन हियर इज अ वेरी सिंपल थिंग। कांटेक्ट से पहले सिग्मा, कांटेक्ट से पहले चार्ज कितना था हमने वो देख लिया, Q1 था सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, Q2 था 4 टाइम्स ऑफ Q1। फिर जब हम दो स्पीयर को कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्जेस आर कंटिन्यूसली गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर, वन स्पीयर टू अनदर, कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता। तो वो यूज करके हमने फाइनल चार्जेस कैसे रहेंगे, तो Q2 will be 2 times of Q1 dash finally after contact, ओके। सो ये केस 2 था यहाँ पे, दिस इज आफ्टर कांटेक्ट। तो आफ्टर कांटेक्ट हमको मिल गया
Q2 डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q1 डैश। फिर क्योंकि चार्जेस कॉन्जर्व्ड है, मतलब टोटल चार्ज तो सेम है पहले स्फीयर का दूसरे स्फीयर का, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q2 Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो सॉल्व करके हमको Q1 डैश मिल गया, हमको Q2 डैश मिल गया। देन हमने सिर्फ क्या किया है, हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया है Q अपॉन A। तो सिग्मा 1 डैश मतलब न्यू चार्ज डेंसिटी ऑन स्फीयर 1। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, हाउ मच इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, बस उतना ही हमने किया है यहाँ पे। तो यू गेट सिग्मा 1 डैश एज Q1 डैश बाय A1, सिग्मा 2 डैश एज Q2 डैश बाय A2, एंड दैट्स इट। इतना ही हमने किया है। देन a parallel plate capacitor is made up of two dielectric blocks in series। तो इन सीरीज है ही, बता ही दिया है आपको और मैंने भी बताया था। One of the blocks has thickness d1 and dielectric constant k1, the other has thickness d2 and dielectric constant k2 as shown in figure। Just a minute। This arrangement can be thought not true। This arrangement can be thought as a dielectric slab of thickness d equal to d1 plus d2 and effective dielectric constant k, then the value of k is thought। This is thought, right? So what they are saying is कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दो हमने डायलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस डाल दिए सीरीज में। एक का थिकनेस है d1, दूसरे का d2। पहले का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k1, दूसरे का k2। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एक सिंगल स्लैब है, लेकिन जिसका थिकनेस d है और जिसका इफेक्टिव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब दोनों मटेरियल का इफेक्टिव कांस्टेंट k। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो सबसे पहले क्या करना, ऐसे केसेस में, ऐसे एग्जांपल्स में इंडिविजुअल, मतलब जैसे अभी ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, तो पहले इंडिविजुअल कैपेसिटेंस निकाल लेना। तो हमको पता है कि इंडिविजुअल कैपेसिटेंस निकालने जाएंगे अगर हम, तो C1 विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला ही हमारे पास K1, राइट, A इप्सिलॉन 0 बाय D1, और C2 इज K2 A इप्सिलॉन 0 बाय D2। हमको पता ही है ये। फिर हमको पता है कि ये दोनों जो है ये सीरीज में है ना? तो C1 and C2 are in series। Therefore आप लिख सकते हो 1 upon CS equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2। मतलब 1 upon CS is equal to 1 upon D1 upon K1 A epsilon 0 and plus D2 upon K2 A epsilon 0। तो 1 upon CS equal to, आप जो कॉमन निकाल सकते हो, मतलब 1 upon A epsilon 0 आप कॉमन निकाल सकते हो। Then you will be left out with just inside bracket d1 by k1 plus d2 by k2। ओके, गुड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो। तो 1 upon CS will be equal to, if you cross multiply d1 k2 plus d2 k1 upon k1 into k2, right? So finally you have equivalent capacitance CS as A epsilon 0 k1 k2 upon d1 k2 plus d2 k1, right? Good। हमको ये भी पता है, what we know is, अगर मैं इसको सिंगल ट्रीट करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कि ये सिंगल कैपेसिटेंस है ना? सिंगल कैपेसिटेंस है C डैश। तो C डैश विल बी इक्वल टू, इफ the arrangement is treated as a single capacitor, या कंडेंसर, जो भी वर्ड यूज किया हुआ उन्होंने, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट दे आर यूजिंग, सिंगल कैपेसिटर। तो आप लिख सकते हो C डैश इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 है ये, आपको पता है ये K A epsilon 0 अपॉन टोटल थिकनेस इज D1 plus D2।
राइट, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन आप अगर एक कैपेसिटर में दो स्लैब डालो, उसको सीरीज में अज्यूम करो या फिर आप उसको सिंगल कैपेसिटर अज्यूम करो, बात तो सेम है। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू कैन राइट बट सी एस इज इक्वल टू सी डैश, ऐसा मानना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि सिस्टम तो सेम ही है ना। मेरे पास एक कैपेसिटर था, मैंने उसमें दो स्लैब डाल दी, मैंने बोला नहीं ये दो कैपेसिटर है, या फिर मैंने बोला नहीं एक ही कैपेसिटर है, बात तो एक ही है। करेक्ट। तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करोगे आप, तो आप लिखोगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 a epsilon 0 k1 k2 upon k1 d2 plus k2 d1 equal to a epsilon 0 k upon d1 plus d2। ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमको चाहिए भी k था सिर्फ, तो k चाहिए, तो k आ गया k1 k2 d1 plus d2 अपॉन k1 d2 प्लस k2 d1, ऐसा है। तो k1 k2 d1 प्लस d2 अपॉन k1 d1 प्लस नहीं k1 d2 आएगा, k2 d1 एंड k1 d2 ऐसा आएगा। ये दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी, बट देयर इज अ करेक्शन इन, देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक इन ऑप्शन नंबर सी। So this is how you are supposed to solve this question. Okay, good. Next question. Two parallel plate, two parallel conducting plates of area 25 meters square each, 6 mm apart. Okay, and are both earth, मतलब पहली और तीसरी प्लेट को अर्थिंग किया हुआ है। तो इनिशियली हमारे पास दो प्लेट्स थे, दोनों को हमने ग्राउंडिंग किया हुआ है, बोथ ऑफ देम आर ग्राउंडेड, राइट। और टोटल डिस्टेंस इनमें 6 mm था। फिर उन्होंने बोला है अ थर्ड प्लेट आइडेंटिकल विद फर्स्ट टू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 mm फ्रॉम वन ऑफ द अर्थ प्लेट्स। मतलब और तीसरा प्लेट यहाँ पे इंसर्ट कर दिया एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 mm। तो अभी क्या हो गया कि दो कैपेसिटर बन गए, एक 4 mm वाला, एक 3 mm का, एक 2 mm का, सॉरी। सो यू हैव टू कैपेसिटर्स नाउ। गुड। एंड is given a charge of 1 coulomb। तो ये जो मिडिल प्लेट है इसको 1 coulomb का चार्ज दिया है हमने। द पोटेंशियल ऑफ द सेंट्रल प्लेट इज, तो ऐसा है कि अभी ये एक कैपेसिटर बनेगा C1, ये कैपेसिटर बनेगा C2, और ये दोनों होंगे सीरीज में, राइट। करेक्ट। पैरेलल में, पैरेलल में होंगे, सीरीज में होंगे। यहाँ पे ये एक कंफ्यूजन रहता है कि मैंने बोला था कि जब आप दो प्लेट्स के बीच में एक प्लेट ऐसा डाल रहे हो, तो ये C1 ये C2 these are in series, yes these are in series, but these are in series until you ground both of this। the time you grounded, the moment you grounded, जैसे ही आपने अर्थिंग कर दिया तो these two become in parallel। तो ये पता होना चाहिए, ये कंफ्यूजन होता है नहीं तो। so you need to understand that these two are in parallel, so C1 and C2 will be in parallel since they are grounded, they are earth, they are earth या फिर grounded, right। इसके लिए equivalent capacitance C will be C1 plus C2। C1 is A epsilon 0 by D 1, this is A epsilon 0 by D 2। लेकिन हमको पता है D1 is the distance between 1 and 2, 2 mm, और D2 is 4 mm, मतलब D2 is 2 times of D1, है ना। D1 2 है और D2 4 है, तो you will have this equal to A epsilon 0 1 by D1 plus 1 by 2 times of D1, क्योंकि D2 is 2 times of D1। फिर D1 भी कॉमन निकाल लो, तो A epsilon 0 अपॉन D1, 1 plus half is 3 by 2, तो 3 by 2 आ गया, करेक्ट। तो अभी आपको क्या करना है, हमको क्या बोला है, पोटेंशियल बोला है सेकंड प्लेट पे, हमको पता है क्या पता है हमको, हमको पता है पोटेंशियल इज चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, ये पता है हमको, वी हैव डिराइव्ड दिस अर्लियर। सो यू विल हैव दिस एज
charge q upon 3/2 a epsilon 0/d1, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। Then done. चार्ज 1 कूलम दिया हुआ है आपको। तो what I'll do is instead of doing all this thing, मैं पहले इसको फाइंड कर लेता हूँ। एरिया ऑफ द प्लेट इज 25 मीटर स्क्वायर। मुझे लगता है कि वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, 25 मीटर स्क्वायर नहीं हो सकता, मुझे लगता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज व्हाट आई फील। तो यू हैव टू चेक इट आउट। 25 ले लेते हैं फिलहाल। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और d1 की वैल्यू 2 mm है, तो 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। इसको सॉल्व कर लो, राइट, इधर हियर और देयर जैसे भी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अभी सी की वैल्यू आपको मिल गई, चार्ज की वैल्यू 1 कूलम दी हुई है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और पोटेंशियल फाइंड करना है, दैट्स इट। तो यू शुड बी गेटिंग आंसर एज ऑप्शन नंबर ए। तो कैलकुलेशंस मैं आपके लिए रख रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, यू आर सपोज टू डू इट। तो कैलकुलेशंस यू आर सपोज टू डू इट, नॉट मी, आपको करना पड़ेगा ये। ओके, गुड इनफ। तो we will stop here because we will start again at 9:40 the next session, which is theory session.